सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कराने जा रहे हैं मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन समिति की पहली बैठक का समय 11 नवंबर 1946 को, 12 नवंबर 1946 को, सी देखते हैं 26 नवंबर 1946 को, 15 नवंबर 1946 को। विकल्प इसका सी हो जाएगा 14 नवंबर 1946 को। ठीक है। जमींदारी उन्मूलन समिति की प्रथम बैठक 14 नवंबर 1946 को और अंतिम बैठक 3 जुलाई 1948 को हुई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1948 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कारणवाद और पीड़ित की कारणवाद और की संकुचित धारण का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहित में वाद लाने की प्रस्तुति धारण के लिए यह कथन किस न्यायमूर्ति ने कहा था? ऑप्शन है कृष्णमूर्ति अय्यर, बी देखते हैं कृष्णमूर्ति भागवती, सी देखते हैं न्यायमूर्ति सेन, डी देखते हैं न्यायमूर्ति रामास्वामी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ए सही हो जाएगा। 2 का ए कृष्णमूर्ति न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर। ठीक है। इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद देख लेते हैं अच्छा पूरा। न्यायमूर्ति श्री कड़े ने कहा था कि वाद करण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग यानी लोकहितवाद ने ले लिया है। ठीक है। लोकहितवाद ने ले लिया है। लोकहित को तो अंग्रेजी में कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचार नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए मकान मालिक, ऑप्शन ए मकान मालिक किराएदार, बी पेंशन निवृत्ति और आय संबंधित, सी देखते हैं दंगा और पीड़ितों। अब देखते हैं कि विकल्प इसका कहते हैं ए पर ए ठीक, बी ठीक, बी देखते हैं ए और बी दोनों, सी देखते हैं केवल ए इनमें से तीनों में से, सी डी देखते हैं केवल सी। तो पीआईएल का विचार किस पर नहीं किया जाएगा? इसका विकल्प बी से हो जाएगा ए और बी दोनों पर। मकान मालिक और किराएदार ठीक, और क्या बी वाला पेंशन निवृत्त आय संबंधित सेवा मामला, इस पे जो है कि पीआईएल का मामला नहीं दर्ज किया जाएगा। ठीक। सी पे दंगा पीड़, इस पर किया दंगा पीड़ितों से पीआईएल देख लेते हैं क्या दंगा पीड़ितों से याचिका। ठीक। पीआईएल पे देखते हैं क्या पीआईएल देखते हैं क्या जनहित याचिका के रूप में उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा जिन्हें सार्वजनिक हितों छिपों जिसमें सार्वजनिक हित छिपे हों, व्यापक समाज का भला हो या उपयोगी हो, मकान मालिक और किराएदार और पेंशन के मामले में संबंधित व्यक्तिगत मामले के अंतर्गत आता है। अतः इस पर जनहित याचिका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत मामला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साइबर अपराध का सम्मेलन केंद्र में स्थित है। सम्मेलन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर में, बी हैदराबाद में, सी चेन्नई में, डी नई दिल्ली में। तो विकल्प इसका डी हो जाएगा नई दिल्ली में। साइबर अपराध सम्मेलन केंद्र कहाँ स्थित? नई दिल्ली में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। धोखे से तथा प्रतिरूपण द्वारा कंप्यूटर स्रोतों मोबाइल फोन के उपयोग के अपराध सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम की धारा किस धारा में घोषित किया गया? धारा 86 बी में, धारा 90 सी में, धारा 95 में, डी देखते हैं धारा 66 की डी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का विकल्प डी से हो जाएगा धारा 66 का डी। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 धारा 66 की डी के अनुसार जो कोई भी किसी संचार व्यक्ति या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रतिरूपण या छल करेगा वह दोनों में से किसी एक भांति कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष होगी या 1 लाख जुर्माने तक उत्तरदायी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITM के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। छिमन ऐप है, किसान सुविधा ऐप है, एम किसान ऐप है, डी एग्री मार्केट ऐप है। विकल्प 6 का हमारा ऐसे हो जाएगा छिमम ऐप है। ये क्या विकसित मोबाइल ऐप छिमम ऐप है। इस ऐप का उद्देश्य काफ़ी उत्पादकों को मृदा स्वास्थ्य की जानकारी दिलाने में मदद करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में लागू हुआ था, तो ये जो 2000 में लागू हुआ था। विकल्प इसका बी से हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 22(4) से 7, सी विकल्प देखते हैं अनुच्छेद 25, डी विकल्प अनुच्छेद 30। तो हमारा 8 का विकल्प बी सही हो जाएगा अनुच्छेद 22(4) से 7। ठीक है। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में की गई गिरफ्तारी को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22। ठीक है।
अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को निरोध निर्वाह में गिरफ्तारी का संरक्षण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। 9 हमारा क्या है? निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात में, बी जम्मू कश्मीर में, सी महाराष्ट्र में, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हमारा 9 का डी से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का संपूर्ण भारत में विस्तार है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10 क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित व्यक्ति की यानी अभियुक्त अपने मामले में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। बी देखते हैं साक्षी सक्षम नहीं हो सकता है। सी देखते हैं न्यायालय की विवेक निर्भर करेगा। डी न्यायालय की पूर्वानुमति आवश्यक है। विकल्प डी का ए से हो जाएगा, अपने मामले में स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। ठीक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 धारा 21 के अनुसार अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हमें 11 देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 31 धाराएं हैं। विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? निवासी और समानता। आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है? ऑप्शन निवासी और समानता निवासी। बी देखते हैं अनिवासी लेकिन सामान्य अनिवासी नहीं। सी देखते हैं निवासी लेकिन समानता निवासी नहीं। डी देखते हैं अनिवासी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बी सही हो जाएगा, अनिवासी लेकिन समानता अनिवासी नहीं। तो अनिवासी लेकिन समानता अनिवासी नहीं। आयकर अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है, जबकि शेष तीनों विकल्प आयकर अधिनियम के अनुसार सही है। ठीक है, ये जो है कि गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं। 13 देखते हैं। आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 5 में, बी धारा 6 में, सी धारा 3 में, डी धारा 4 में, तो धारा डी 4 में परिभाषित किया गया। ठीक है, आयकर शुल्क अधिनियम 1961 के अध्याय 2 में धारा 4 के तहत परिभाषित किया गया। ठीक, क्या इसमें प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पिछले वर्ष में प्राप्त की गई कुल आय पर संगत आकलन के उपयुक्त रूप में आयकर देना होगा। ठीक, 14 देखते हैं। कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता है जो कि सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी, उसके दस्तावेज गायब है, लेकिन इसे लोक अभियोग अधिनियम 1993 का उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल के कारावास सजा हो सकती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन ए 1 वर्ष, सी देखते हैं 5 वर्ष, डी 3 वर्ष। विकल्प इसका सी हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, विकल्प क्या है? 5 वर्ष। 5 वर्ष की सजा या कारावास होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 15। यदि कोई व्यक्ति सहकारी समिति जो निजी निकाय भी हो के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उसे सूचना प्रदान की जाएगी। बी नहीं की जाएगी। सी की जाएगी यदि सूचना अधिकार अधिनियम द्वारा प्रतिबंध न हो। उपरोक्त सभी बातें गलत है, तो इसका विकल्प हमारा हो जाएगा सी। यदि सरकारी सहमति निजी निकाय भी हो तो व्यक्ति जो भी समिति के बारे में सूचना प्राप्त करने के इच्छुक है सक्षम लोक प्राधिकारी प्रार्थना पत्र देने के लिए हकदार है और समिति के संबंधित ऐसी सूचना उस प्राधिकारी के माध्यम से पहुँच योग्य है, जबकि ऐसी सूचना तक पहुँचना सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्राप्त है। ठीक, तो यही है कि की जाएगी यदि सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा निषिद्ध न हो। ठीक, 15 का विकल्प हमारा सी सही है। 16 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम से कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी होगा? धारा 5, 1 और 2, धारा 12। सी देखते हैं धारा 13 उपयुक्त सभी। तो हमारा 16 का विकल्प डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत प्रभावी होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। मानवाधिकार प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वियना, बी तेहरान, सी वाशिंगटन डी बागदाद। 17 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, तेहरान में। ठीक, मानवाधिकार प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय 22 अप्रैल से 13 मई 1968 तक तेहरान में हुआ था। इस सम्मेलन में 22 दिन तक मानवाधिकार के विषयों पर विचार विमर्श किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? ऑप्शन ए 30 माह के लिए, बी 30 दिन के लिए, ऑप्शन सी 3 माह के लिए, ऑप्शन डी 3 सप्ताह के लिए। 18 का हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, 30 दिन के लिए। ठीक है, 18 का विकल्प बी सही, 30 दिन के लिए रखा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 19 देखते हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। मानव अधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों के उपबंध
उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में। ऑप्शन ए देखते हैं 19 का, धारा 5 में, बी देखते हैं धारा 7 में, सी देखते हैं धारा 12 में, डी देखते हैं धारा 15 में। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, धारा 12 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 40 धाराएं, ऑप्शन बी 41 धाराएं। मानव संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में कितनी धाराएं? 42 है, डी 43 है। तो मानव संरक्षण अधिनियम में 1993 में कुल 8 अध्याय व 43 धाराओं में विभाजित किया गया। ठीक, विकल्प इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 21। BNSS का कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है? BNNS का कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है? ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें जो कि धाराएं टोटल 43 है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भाई गलत हम बोल दिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, जो अपीली से संबंधित धारा है, वो धारा 31 है। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक, अध्याय 31 धारा 423 से 435 में अपील से संबंधित विधि का वर्णन किया गया। ठीक है, तो अध्याय कौन सा हो जाएगा? अध्याय 31। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। अध्याय 4B राष्ट्रीय व्यय संरक्षण प्राधिकार अंतर स्थापित किया गया। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अंतर स्थापित किया गया अधिनियम 2005 द्वारा। बी देखते हैं अधिनियम 2006 द्वारा। सी देखते हैं अधिनियम 1995 द्वारा। डी देखते हैं अधिनियम 1997 द्वारा। तो 22 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा, अधिनियम 2006 के द्वारा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण 2006 में अंतर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? इसका हो जाएगा 64 धाराएं, 65 धाराएं, सी 70 धाराएं, डी 66 धाराएं। 23 का विकल्प डी से हो जाएगा, 66 धाराएं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण 1972 में कुल 66 धाराएं व 7 अध्याय व 6 अनुसूचियां। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया? 5 प्रकार का, बी 6 प्रकार का, सी 4 प्रकार का, डी 3 प्रकार का। 24 का हमारा बी से हो जाएगा, 24 का बी से हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंड जो है कि धारा 4 में निम्नलिखित प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार का दंड उल्लेख किया गया? तो 6 प्रकार का। ठीक, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में निम्नलिखित प्रकार दंड का उल्लेख पढ़ते हैं। मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, तीसरा कठोर कारावास या सादा कारावास, चौथा संपत्ति जब्ती का, 6 जुर्माना का, 5 जुर्माना का, 6 सामुदायिक सेवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया? 6 प्रकार के। ठीक, इसको याद कर लीजिए। 25 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का विस्तार कहाँ तक है? तो 25 का हमारा विकल्प ए से हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1961 धारा 1 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। जिन सड़कों पर डिवाइडर या विभाजक नहीं बने हैं, वहाँ विभाजित करने के लिए किस रंग की रेखा लगाई जाती है? 26 का देखते हैं, काली रेखा, सफ़ेद रेखा, सी पीली रेखा, और डी देखते हैं लाल रेखा। तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पर डिवाइडर नहीं बने हैं उनके बीच में सफ़ेद पट्टी लगाई जाती है। ठीक है, जिन सड़कों विभाजक नहीं होते हैं वहाँ पर सफ़ेद रंग की रेखा लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। मोटरयान अधिनियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है मोटरयान का, बी लाइसेंस का, सी परमिट का, डी गति सीमा का। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, किसका? गति। मोटरयान अधिनियम 112 की जो धारा का उल्लेख किया गया, धारा 112 में उल्लेख किया गया, गति सीमा का उल्लेख किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 28। मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार है। मोटरयान अधिनियम सभी राज्यों पर, सभी केंद्र शासित प्रदेश पर, सी देखते हैं संपूर्ण भारत पर। विकल्प सी से हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर। 1988 धारा 1 संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत परिभाषा संबंधित प्रावधान है। धारा 2, बी धारा 3, सी धारा 4, डी धारा 5। 29 का विकल्प हो जाएगा धारा 2। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों 1989 की धारा 2 परिभाषा से संबंधित है। धारा 3 में अत्याचार के अपराधों के लिए है,
और धारा 4 में कर्तव्य को उपेक्षा के लिए दंड है। धारा 5 में दोष सिद्धि के लिए वर्णित दंड से संबंधित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 30 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में दत्तक ग्रहण की परिभाषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 30 दत्तक ग्रहण से जो संबंधित देखते हैं उसका विकल्प धारा 2 के 1 में, विकल्प 2 धारा 2 के 2 में, विकल्प सी देखते हैं धारा 2 के 3 में, विकल्प डी देखते हैं धारा 2 के 4 में। तो 30 का हमारा विकल्प बी से हो जाएगा धारा 2 के 2 में। ठीक, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 धारा 2 के 2 में दत्तक ग्रहण परिभाषित किया गया। क्वेश्चन व्यक्ति देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में वर्णित कुल धाराएं हैं। ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। 31 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा 37 धाराएं। घरेलू हिंसा संबंधी संरक्षण अधिनियम में 37 धाराएं हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल 37 धाराएं और 5 अध्याय हैं। ठीक, गलत युग्म चुनिए। 32 देखते हैं। दोष सिद्धि से अपील 415 में, दोष मुक्ति से अपील धारा 419 में। सी देखते हैं दंडादेश की अपराधता के आधार पर अपील धारा 418 में। डी देखते हैं छोटे मामलों में अपील न होना धारा 413 में। तो 32 का हमारा विकल्प डी से हो जाएगा छोटे मामलों में अपील न होना धारा 413 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा विकल्प डी सही, विकल्प इसका डी सही क्योंकि ये गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने के उपबंध से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के किस धारा में विहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आप इसको याद कर लीजिएगा किस धारा में विहित है। ठीक है, तो देखते हैं धारा 146, धारा 147, धारा 148, डी देखते हैं धारा 139। 33 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा धारा 148। क्या है? भारतीय सुरक्षा संहिता धारा 123 की धारा 148 के अंतर्गत सिविल बल के प्रयोग द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर-बितर करने का वर्णन किया गया। कितना? धारा 148 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 34। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 1 से लेकर जी में निम्नलिखित क्या परिभाषित है? ऑप्शन जमानती अपराध, बी गैर जमानती अपराध, सी देखते हैं संज्ञेय अपराध, डी देखते हैं असंज्ञेय अपराध। 34 का विकल्प हमारा सी हो जाएगा संज्ञेय अपराध। ठीक है, जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को प्रथम अनुसूची के अनुरूप तथा तत्समय प्रवृत्ति विधि के और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध में। ठीक, 34 का विकल्प सी हमारा हो जाएगा संज्ञेय अपराध। 35 देखते हैं। दहेज हत्या का धारा 80 भारतीय न्याय संहिता की विवेचना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए थाना प्रभारी द्वारा, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा, देखते हैं सी देखते हैं पुलिस उपाधीक्षक स्तर द्वारा, डी देखते हैं किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। विकल्प सी से हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा। ठीक है, 35 किसी महिला की मृत्यु भारतीय न्याय संहिता धारा 2023 की धारा 80 के बी के अंतर्गत हुई है तो ऐसे अपराध को दहेज मृत्यु माना जाता है, जबकि इसकी विवेचना पुलिस उपाध्यक्ष यानी सीओ रैंक के अधिकारी करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 36 देखते हैं। क्या? किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, किसी मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य आपराधिक अत्याचार को रोकने में, सी जंगम संपत्ति की रक्षा के लिए, डी देखते हैं उपरोक्त में से सभी। तो 36 का विकल्प ए से हो जाएगा किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ने जाती है, अगर आपको डांट बोल देती है तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने आत्मरक्षा में उसको मार देंगे। वो आपका लोक सेवक द्वारा जो किया गया कार्य है उसको आत्मरक्षा के अधिकार में नहीं माना जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। धारा 35(5) क में लागू होने के लिए आवश्यक है आपराधिक कृत्य किया गया हो। देखते हैं ऑप्शन है केवल 2 व्यक्तियों द्वारा, बी देखते हैं 5 व्यक्तियों द्वारा। धारा 5 लागू होने के लिए आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो केवल 2 व्यक्तियों द्वारा, बी देखते हैं 5 व्यक्तियों द्वारा, सी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, डी देखते हैं 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। तो 37 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा 1 से 1 अधिक व्यक्तियों द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराएं हैं। अब देखो आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी और भारतीय नागरिक न्याय संहिता कुल धाराएं हैं 356, बी धारा 357, सी देखते हैं धारा 358, डी देखते हैं धारा 360। तो हमारा 38 का विकल्प सी सही हो जाएगा। कितना है? भारतीय न्याय संहिता में कुल धाराएं 358 धाराएं और 20 अध्याय, 358 धाराएं और 20 अध्याय हैं। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं 50 और 20 अध्याय हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? 20 हैं, 18 हैं, बी देखते हैं 21 हैं, डी देखते हैं 25। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा 20 अध्याय 8। यहाँ 20 आप लोग को बताए थे, यही है 20। भारतीय न्याय संहिता में 2023 में कुल अध्याय 20 है। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया धारा 2 के 1 के एफ तक में, बी देखते हैं धारा 2 के 1 से जी तक में, सी देखते हैं धारा 2 के 1 से एम तक में, डी देखते हैं धारा 2 के 1 से एम तक में। इसका विकल्प बी से हो जाएगा धारा 2 के
1 के जी तक ले, ठीक, में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया। प्रैक्टिस स्टेटमेंट हमारा 5 मूल विधि का समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।